हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। तो आप सबको पता ही है कि पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स चल रहा है जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पॉलिटिकल कंसेप्ट्स डिस्कस करे हैं। तो मैं ऐसे रेगुलर पॉलिटिकल कंसेप्ट्स डिस्कस करती रहती हूँ। तो इन सभी पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को आप रेगुलरली एक्सेस करते रहे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आप तुरंत उसे एक्सेस कर ले, इसलिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। अब जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस स्लाइड को 1 मिनट पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, और इसमें हमने चार्ल्स टेलर, भिकू पारे, जेम्स टर्ली, जेरेमी वॉल्ड्रॉन एंड विल क्रिमलिका का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था मल्टीकल्चरलिज्म से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नारीवाद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें प्लीज, क्योंकि जब ज्यादा थोड़े व्यूज होते हैं, ऑडियंस होते हैं, तो ज्यादा मजा आता है कोई भी वीडियो बनाने में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फेमिनिज्म क्या होता है? देखिए, जो फेमिनिज्म है ना, वो पॉलिटिकल टर्म पहले था ही नहीं। पहले तो नॉर्मली उसको 1960s तक ऐसे ही नॉर्मली डे टू डे यूज करते थे, एंड वो पहले एक मेडिकल टर्म था, मेडिकल टर्म की तरह यूज होता था। और डिस्क्राइब किया जाता था इसे कि फेमिनाइजेशन ऑफ मेन, यानी कि जो मेन है उनका फेमिनाइजेशन, या फिर जो वुमेन है उनका मस्कुलिनाइजेशन। ठीक है, और ये एज अ पॉलिटिकल टर्म आया 20th सेंचुरी में, यानी इसकी से पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। पहले वो नॉर्मली ऐसे डे टू डे लाइफ में नॉर्मली इनफॉर्मल टर्म की तरह बोलते थे। और इसकी शुरुआत हुई, देखिए, वेस्ट में जो वुमेन है उनका एक डिस्टिंक्ट ग्रुप इमर्ज हुआ अर्ली 19th सेंचुरी में। एंड ये कैसे हुआ? क्योंकि उनको दो प्रॉमिस किए गए थे कि एक, उनको समान अधिकार मिलेंगे, और दूसरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते जब पता है कि लेबर में जब कन्वर्जन हुआ तो वुमेन भी एज अ लेबर पावर एंड एज अ इकोनॉमिक पावर निकल के आई। तो उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनकी प्रेजेंस बढ़ी, मतलब जो फॉर्मल वर्क था उनकी प्रेजेंस बढ़ी। तब उनको जाके रियलाइज हुआ, एंड एनलाइटनमेंट के बाद काफी बुक्स आई, काफी आर्ट कल्चर एंड काफी अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद उनको पता चला कि हाँ, उनके जो राइट्स हैं वो सप्रेस किए जाते हैं। और इसका सिर्फ एक ही कारण उनको लगा कि बायोलॉजिकल, और ऐसे इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ी एंड वो एक अलग से डिस्टिंक्ट ग्रुप इमर्ज हुआ। देन 20th सेंचुरी में एज अ पॉलिटिकल टर्म ही निकल के आ गई वो। फिर कि जो ये जो वुमेन मूवमेंट्स है ना, इसको बहुत ज्यादा एसोसिएट किया जाता है कि जो वुमेन का एज सोशल रोल है ना, उसको एडवांस करने के लिए। देखिए, हम सबको पता है कि जो सोशल रिलेशनशिप होती है मेन एंड वुमेन की, उसको ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर देखा जाता है। उनको माना जाता है कि वुमेन है वो एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है, यानी कि इंफीरियर सेक्स है। तो उस वो नोशन उनको पसंद नहीं था, तो उसी को वो एडवांस करना चाहते थे, और इसको एसोसिएट किया जाने लगा दो बेसिक बिलीफ से। एक कि वुमेन डिसएडवांटेज है बिकॉज उनका जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन है कि जेंडर बेस्ड डिटरमाइन कर लेते हैं उसकी वजह से, और दूसरा कि जो डिसएडवांटेज पोजीशन है ना, इसको बदलना पड़ेगा तभी कुछ राइट्स आपको मिलेंगे। तो उन्होंने हाईलाइट किया कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप है जो सेक्सेस के बिटवीन, यानी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया पॉलिटिकल स्फेयर में, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, हर स्फेयर में। और जो सुप्रीमेसी ऑफ मेन है, यानी कि जो पेट्रियार्की सिस्टम और हायरार्की के सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो जो मेन लीड होता है तो वो होता है मेल, एडल्ट मेल। ठीक है, तो उसके चलते वो उनको एक अनहिडन राइट मिल जाता है कि वो सबकी, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो सर्वेंट हो, उनकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने का। और इससे क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स, जो वुमेन के पर्सनल राइट्स हैं, एंड उनका सब्जुगेशन, एंड इसके चलते चलते एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत सारी सोसाइटी में। तो इसके सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं था, इसके बहुत सारे व्यूज थे और पॉलिटिकल पोजीशन थी अलग अलग, जो कि अभी हम वीडियो के अंत तक डिस्कस करेंगे। जो वुमेन मूवमेंट थी उनका मेन गोल था कि जो वुमेन है उनको सफरेज राइट्स मिले। देखिए, अब तो ये आधे से ज्यादा चीजें हमें मिलती है, लेकिन तब उस समय नहीं थी। तो ये ऐसे शुरुआत थी कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे पहले। इनफैक्ट कई कई कंट्रीज में 100 से 200, 100 साल से भी ज्यादा लग गए हैं वुमेन को वोटिंग राइट्स मिलने में, जबकि मेन को उससे 100 साल पहले से मिल चुके थे। इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और वुमेन का जो नंबर है इलीट पोजीशन में वो बढ़ना चाहिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट पावर वाली पोजीशन होती है, बिकॉज अगर पावर वाली पोजीशन में अगर वो आएंगी तभी तो बाकी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। जो अबॉर्शन है वो लीगलाइज होना चाहिए, बिकॉज जो उनकी लाइफ है, उनकी चॉइसेस उनके पास होनी चाहिए। और
वुमेन का सर्कमसिजन एंड अबॉलिशन और ऑफ रिस्ट्रिक्टिव और डीमीनिंग ड्रेस कोड, यानी कि वुमेन का हर इस फेयर में सब्जुगेशन, उन पे रिस्ट्रिक्शंस की, उन पे रिस्ट्रिक्शंस मोबिलिटी को लेके, थॉट को लेके, चॉइसेस को लेके, उनके ड्रेस कोड को लेके, उनकी जो काम करने के तरीके उनको लेके, हर एक चीजों के अगेंस्ट एक मूवमेंट आई जिसे हम फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। अब कितने टाइप्स की होती है, देखिए 3 टाइप की इसको मेनली हमने कैटेगराइज किया है, लिबरल, सोशलिस्ट एंड रेडिकल। ठीक है, तो अब एक एक को देख लेते हैं। लिबरल के बारे में देखते हैं। देखिए लिबरल का आपको पता ही है कि एक स्टैंड होता है फर्स्ट की इंडिविजुअलिटी के फेवर में है, कि इंडिविजुअल के अपने राइट्स होने चाहिए, उनके फ्रीडम होने चाहिए, एंड स्टेट के अगेंस्ट भी चल जाते हैं क्योंकि इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब मेन कंसर्न है वो है इंडिविजुअल। ठीक है, और दूसरा है कि जो भी मार्केट सिस्टम है, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, वो स्टेट इंटरफेरेंस के बिना चलना चाहिए, और स्टेट का सिर्फ रोल इतना होना चाहिए कि वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। ठीक है, तो ये 2 स्फेयर में चलता है लिबरल थॉट। अब इसमें फेमिनाइजेशन को कैसे फिट करते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल राइट्स की, तो अगर आप ये देखो तो वुमेन भी एक इंडिविजुअल हैं, उनके भी अपने राइट्स हैं, जैसे कि राइट इक्वालिटी पे देख लीजिए या फ्रीडम पे देख लीजिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जस्टिस, बिकॉज अगर आप उनको इक्वालिटी दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, सारे राइट्स दे रहे हैं, बट जस्टिस नहीं दे रहे, अगर उनके ये राइट्स ब्रीच हो गए तो उनके पास लीगल रेमेडी होनी चाहिए ताकि वो अपने राइट्स क्लेम कर सके। तो ये इनका एक फिलॉसफी है कि जो लिबरल फिलॉसफी है वो इनकम्प्लीट है विदाउट कंसिडरिंग वुमेन एज अ जेंडर, यानी कि आप वुमेन को एज अ जेंडर, जब तक आप वुमेन की एक डायमेंशन नहीं देखोगे ना लिबरलिज्म में, तब तक आप पूरी एक लिबरल सोसाइटी नहीं बना सकते। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल देखोगे तो आपको पता ही है कि बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन जेंडर, तो आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। तो ये था लिबरल फेमिनिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू, और ये इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड ऐसे बहुत सारे राइट्स के अगेंस्ट, जैसे डेमोक्रेटिक राइट्स भी उनको इक्वल मिलने चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स इक्वल मिलने चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम सोशलिस्ट जो फेमिनिज्म है। देखिए मैंने मार्क्सिज्म जब आपको पढ़ाया था, तो जो मैंने मार्क्सिज्म के थॉट्स पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट पढ़ाया था आपको, कि वो एक सब थ्योरी थी फेमिनिज्म की, और वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी। और वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट क्यों थी, क्योंकि जो कैपिटलिज्म था वो बहुत ही अनहिंडर लोगों को फ्रीडम दे देता है कि आप अपने इकोनॉमिक चॉइसेस बना सके, एंड इसके चलते जो मेन है वो अपनी चॉइसेस ऐसे बनाते हैं कि वुमेन ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है इकोनॉमिकली, एंड अपनी चॉइसेस नहीं मेक कर सकते बिकॉज उनको हमेशा इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एंड जो सिस्टम था जो लिबरल भी, वो पेट्रियार्की सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो फर्दर जो इनके बीच में गैप है वो बढ़ता जाता है, एंड वो उनकी सोशल लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो यही कुछ फ्रे बेस पे रिलेटेड है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। वो कहते हैं कि जो वुमेन की जो ऑपरेशन है ना, कि ये क्लास बेस्ड सोसाइटी पे रिलेटेड है। अब मैंने बताया था कि क्लास बेस्ड कैसे होती है। देखिए इसमें मेन एंड वुमेन को 2 अलग क्लास माना गया है, एंड जैसे मार्क्सिस्ट नहीं बताते कि बुर्जुआजी एंड प्रोलिटेरिएट अलग अलग क्लास है, अगर प्रोलिटेरिएट को एक्सप्लॉयटेशन से बचना है तो वो सारे मिलके एक रेवोल्यूशन लाए अगेंस्ट बुर्जुआजी, ताकि एक क्लास ही खत्म कर ले, मतलब ये डिस्टिंक्शन ही खत्म कर दें, एंड जब डिस्टिंक्शन नहीं रहेगी तो एक्सप्लॉयटेशन कहाँ रहेगा। तो सेम बेस पे ये आधारित है कि मेन एंड वुमेन एक 2 अलग अलग क्लास हैं, और अगर वुमेन को अपने राइट्स चाहिए तो उनको एज अ कंबाइंड फोर्स आपको एक यूनानिमस रेवोल्यूशन चाहिए, आपको फाइट करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, और अब जब आप ये क्लास की डिस्टिंक्शन ही खत्म कर दोगे तब आपके पास इक्वल राइट्स आ जाएंगे एंड एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली ये मार्क्सिस्ट को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट सोसाइटी ना उसमें उन्होंने जेंडर ब्लाइंडनेस है, यानी कि जेंडर को तो कंसीडर ही नहीं किया एज डिफरेंट क्लास है, वो सिर्फ बुर्जुआजी एंड प्रोलिटेरिएट पे ही फोकस्ड होते हैं, तो ये उसके अगेंस्ट भी है। अब बात करते हैं रेडिकल फेमिनिज्म की, ये सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है। ये बोलते हैं कि जैसे अगर हमने लिबरल देख लिया, सोशलिस्ट देख लिया, इसमें तो ये था ना कि हम बाद में रिवोल्ट करें, हम बोले हमें सिस्टम चाहिए, और इसमें पूरा ये है रेडिकल में कि हमें जो सोसाइटी है उसको पूरी रीशेप करना है एंड रीस्ट्रक्चर करना है, बिकॉज ये सोसाइटी है ना, ये इनहेरेंटली पेट्रियार्टिक है, यानी कि एक तो हायरार्किकल सिस्टम में चलती है, एंड पेट्रियार्किक है, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली कौन होगा, फादर या फिर अडल्ट मेल। और ये फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन है जो कि सोशल रिलेशन
पूरे डिसाइड करता है। तो रेडिकल्स का मानना है कि जो वुमेन का सब सर्वेंट रोल है ना, वो बहुत ही ज्यादा एसोसिएटेड है ये सोशल फैब्रिक में। और इसको मतलब ये जो सोशल कंडीशनिंग हो रखी है ना कि वुमेन इंफीरियर है, हेड ऑफ द फैमिली फादर होते हैं, तो फिर उनका पूरा राइट है कि आप पे कि आपके जो प्राइवेट रेलम है ना, आपके फ्रीडम पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा पाए। तो ये सोशल जो कंडीशनिंग है, इसको पूरा अनरेवल मतलब पूरा चेंज करने के लिए, रीस्ट्रक्चर रीशेप करने के लिए आपको रेवोल्यूशन की जरूरत है। एंड जो फेमिनिस्ट व्यू है सोसाइटी का, वो फंडामेंटली देखता है पेट्रियार्की को, कि मेन कि जो मेन है वो डोमिनेट करते हैं एंड ऑपरेस करते हैं वुमेन को, तो इसलिए इनको रेवोल्यूशन चाहिए। और ये क्वेश्चन करते हैं कि जो रोल अडॉप्शन के बेसिस पे सोसाइटी हमारी बनी हुई है ना, कि बायोलॉजी के बेसिस पे, कि वुमेन को इन्फीरियर क्यों मान रखा है, कि सिर्फ बायोलॉजिकल बेसिस पे, और या फिर कल्चरल डिटरमाइंड बिहेवियर और बायोलॉजिकल डिटरमाइंड बिहेवियर पे। तो ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। देखिए, अब बात करते हैं कि ये जो फेमिनिज्म है वो कैसे इवॉल्व हुआ। सबसे पहला इंसिडेंस फेमिनिज्म का आता है एंशियंट ग्रीस और चाइना में, ठीक है। क्रिस्टीन डी पाइसेंस की बुक थी द सिटी ऑफ लेडीज, वो इटली में पब्लिश हुई थी 1405 में। उन उसमें उन्होंने बेसिकली कहानियां लिखी थी छोटी छोटी, जो फेमस वुमेन थी ना उनके अच्छे काम की, और उन्होंने कैसे प्रोग्रेस किया अपने पास्ट में, और कि वुमेन की राइट्स कैसे मिलते हैं एजुकेशन के थ्रू और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू। तो इसको पढ़ के सबके पास अवेयरनेस आई, और उससे धीरे धीरे उनको अपने राइट्स समझ में आने लगे। अब 19th सेंचुरी, लेकिन उसके बाद भी 19th सेंचुरी में वुमेन की एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट डेवलप हुई, मतलब इतना सारे साल लग गए। अब पहला अगर टेक्स्ट की बात करें जो हम वुमेन की लिबरलाइजेशन या फिर फेमिनिज्म को मॉडर्न, या फिर हम मॉडर्न फेमिनिज्म के को रेफर करते हैं, तो वो था मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट्स का विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, जो 1792 में आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। एंड ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड पे लिखी गई थी, और इसी के बाद स्टार्ट हुई वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव, जिसके चलते फेमिनिज्म डेवलप हुआ। तो अब हम एक एक करके वेव्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, उसमें उनका मेन जो डिमांड थी वो थी कि सेम लीगल और पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए एज मेन, ठीक है, कि उनके पास भी लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। और ये स्टार्ट हुई मिड 19th सेंचुरी में। तो सेंट्रल फोकस ये था कि वुमेन के सफरेज राइट्स एंड इक्वल राइट टू वोट और सारे पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स। सबसे पहले जो न्यूजीलैंड था, उसने 1893 में वुमेन को इक्वल राइट मिले, ठीक है, राइट टू वोट मिला। एंड यूएस में क्या हुआ, यूएस में 19 अमेंडमेंट हुई, एंड अमेरिकन वुमेन को राइट टू वोट मिला 1920 में। सोचो, मेन के इतने साल बाद इनको मिला। एंड ये राइट्स वाला मैंने डेमोक्रेसी में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि कब मेन को मिला, कब वुमेन को मिला, कैसे प्रोसेस पूरी स्टार्ट हुई। तो आप उधर से भी एक बैकग्राउंड देख सकते हैं। यूके में 1918 में वुमेन को राइट मिला, लेकिन इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं मिले। इक्वल वोटिंग राइट्स यूके में मिले 1928 में, मतलब दो फेज में यूके में ये राइट टू वोट जो वुमेन को मिला था उसको वो पूरा हुआ। और दोनों के बीच में 10 साल का अंतर है। अब देखिए इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, वैसे ही वुमेन को इक्वल राइट्स मिले, यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिली हमें, ठीक है। जिसमें पहले जो वोटिंग एज थी 21 थी, एंड वो ड्रॉप डाउन करके 18 ईयर्स हो गई। और कौन सी अमेंडमेंट से हुई ये मुझे आप बताएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो जगह वो मेंशन कर रखी है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियोस में, एंड दूसरा ये डेमोक्रेसी वाली वीडियो में, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की। तो जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है ना, वो स्टार्ट हुई 1960s में, और इसका स्टार्ट होने का एक बहुत ही बड़ा पॉइंट था, जो बेटी फ्रेडेंस थी ना, उनकी एक बुक आई थी फेमिनाइन मिस्टिक। फेमिनाइन जो मिस्टिक आई थी 1963 में, जो फेमिनाइन मिस्टिक आई थी उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स उठाए जिसके द्वारा लोगों को पता चला कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। और जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, उन्होंने उन्होंने एनालाइज किया कि जो लीगल और पॉलिटिकल राइट्स फर्स्ट वेव में मिले थे, उससे ही वुमेन के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। क्योंकि देखो, अगर हम राइट टू वोट देखें, तो
5 साल में कभी एक बार इलेक्शन होते हैं और इतना मतलब इतना उसका सोशल लाइफ में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। कुछ हद तक कह सकते हैं बट उनको सोशल इकोनॉमिक फ्रंट में भी चाहिए था हर एक इसमें। तो इसलिए इन्होंने बोला कि रेडिकल या फिर रेवोल्यूशनरी अप्रोच अपनानी चाहिए। एंड उसके बाद तो एक लाइन लग गई थी सारी टेक्स्ट की जो इन्फ्लुएंशियल थे काफी, जैसे केट मिलेट्स का सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में, जर्मेन ग्रेयर का द फीमेल इनच 1917 में। और इन्होंने फोकस किया कि पर्सनल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल एक्सपेक्ट ऑफ फीमेल ऑपरेशन, यानी कि ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर स्फेयर में हर कोई देखता है, लेकिन पर्सनल स्फेयर में, उनके साइकोलॉजिकल स्फेयर में एंड बायोलॉजिकल स्फेयर में जो वुमेन को ऑपरेस किया जाता है, तो ये उन पे फोकस आया। एंड वुमेन की लिबरेशन मूवमेंट वाया रेडिकल एंड रेवोल्यूशनरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई और इसका मेन एम था सोशल चेंज लाना। अब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म देखते हैं। तो ये इमर्ज हुई मिड 1990s में। तो मिड 1990s में जब ये इमर्ज हुई तो पहले की तरह नहीं थी, क्योंकि जो पहले की मूवमेंट्स थी ना, उसमें जो फेमिनिज्म की जो ट्रू मीनिंग था, ये सब ये फीमेल पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल उसकी अलग अलग डेफिनेशन थी। किसी को एक जनरल कुछ नहीं पता था। जब पता है कि चलो पॉलिटिकल राइट्स है तो सब पॉलिटिकल राइट्स, बट पर्सनल साइकोलॉजिकल राइट्स, बट यहाँ पे थोड़ा पूरा स्टोरी शिफ्ट हुई डिस्पेरिटीज में। डिस्पेरिटीज मतलब जो कमियां हैं, जो डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल में इन द टर्म्स ऑफ इनकम। देखिए, बोला भी जाता है कि अगर आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग पार बढ़ेगी, यानी कि आप अपनी चॉइसेस खुद ले सकते हैं। एंड जब आप चॉइसेस अपनी खुद मेक कर सकते हैं तो आपके पास सबसे बड़ी पावर है, बिकॉज अगर आपने अपनी चॉइसेस ले ली तो उससे आप अपने आधे से ज्यादा राइट्स वैसे ही ले लेते हैं। और दूसरा रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ द वुमेन, ठीक है, इन दो पे ये मेन फोकस शिफ्ट हुआ। और तीसरा था कि जो वायलेंस है ना अगेंस्ट वुमेन, उसको एंड करना, यानी कि उसको खत्म करना। तो ये तीन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स थी इस वेव ऑफ फेमिनाइजेशन की, वो बहुत ही बड़े स्केल में गई एंड इससे काफी इन्फ्लुएंशियल चेंज आया, काफी रिफॉर्मेटिव चेंज आया। और ये वेव थी कि एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड फेमिनिज्म। और यहाँ से हमें जो फेमिनिज्म का सही मतलब है ना वो पता चला कि सिर्फ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल नहीं होता, आपकी इकोनॉमिक पावर, आपके रिप्रोडक्टिव राइट्स, आपके वायलेंस आपके अगेंस्ट नहीं होगा, आपके मतलब इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ये सब हमें इधर से समझ में आया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि पॉलिटिकल पब्लिक स्फीयर में फेमिनिज्म क्या है, पेट्रियार्की क्या है, देन जेंडर डिफरेंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स ऑफ फेमिनिज्म जैसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, साइमन द बियवर और ऐसे बहुत सारे और फेमिनिस्ट प्रोपोनेंट्स। तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें ऑलरेडी 61 वीडियोस हैं, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें वीडियो को प्लीज, ताकि मेरी थोड़ी रीच बढ़े। एंड थैंक यू, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।